नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हो सकते हैं शामिल। आजम खां के लिए अच्छी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन टेकओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, दिल्ली से जुड़े राज्यों में बढ़े सर्दी जुकाम के मामले, आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। जहांगीरपुरी में फिर बड़ा तनाव, महिला को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम पर पथराव, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध के अगले चरण में रूस की तरफ से शामिल होने को तैयार हैं सीरियाई लड़ाके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा आज से शुरू हो रहा है। पीएम 18 से 20 अप्रैल तक गुजरात के दौरे पर ही रहेंगे। 18 अप्रैल यानी आज शाम करीब 6 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल को सुबह करीब 9:40 पर वह बनासकांडा के दियोदर में बनास डेयरी सांकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे वह जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। चुनावी साल में पीएम मोदी दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो करीब 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से जुड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट से राहत भरी खबर आई है। दरअसल विश्वविद्यालय बनवाने के लिए अधिग्रहित जमीन को सरकार को लौटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अगस्त में अब इस मामले की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने 12.5 एकड़ छोड़कर बाकी 450 एकड़ से ज्यादा जमीन पर सरकार के नियंत्रण का आदेश दिया था। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी की यह जमीन उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। आजम और उनके परिवार के सदस्य इस यूनिवर्सिटी के ट्रस्टी हैं। सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर द्वारा अधिग्रहित 12.50 एकड़ जमीन के अतिरिक्त जमीन को राज्य में निहित करने के लिए एडीएम वित्त के आदेश को सही करार दिया था। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय निर्माण के लिए लगभग 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन अदालत ने केवल 12.50 एकड़ जमीन ही ट्रस्ट के अधिकार में रखने के लिए कहा था। कोर्ट ने एसडीएम की रिपोर्ट व एडीएम के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली ट्रस्ट याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति की जमीन बिना जिलाधिकारी की अनुमति के अवैध रूप से ली गई है। अधिग्रहण शर्तों का उल्लंघन कर शैक्षिक कार्य के लिए निर्माण के बजाय मस्जिद का निर्माण कराया गया। ग्राम सभा की सार्वजनिक उपयोग की गई चक्रोट जमीन व नदी किनारे की सरकारी जमीन भी ले ली गई। किसानों से जबरन बैनामा करा लिया गया, जिसमें 26 किसानों ने पूर्व मंत्री एवं ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कोर्ट ने कहा है विश्वविद्यालय का निर्माण 5 साल में होना था, जिसकी वार्षिक रिपोर्ट नहीं दी गई। कानूनी उपबंधों व शर्तों का उल्लंघन करने के आधार पर जमीन राज्य में निहित करने के आदेश पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। खासकर देश की राजधानी और एनसीआर में संक्रमण के नए मामलों में 50% से अधिक इजाफा दर्ज हुआ है। मामलों में अचानक तेजी देखकर सरकारी तंत्र हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मामले बढ़ने से घबराने की जरूरत नहीं है, मगर सतर्क रहना जरूरी हो गया है। जल्द कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण इस सप्ताह होने वाली बैठक में मास्क लगाना अनिवार्य कर सकता है। इस बैठक में उपराज्यपाल अनिल बैजल भी भाग ले सकते हैं। एनसीआर में संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। गुरुग्राम में यह दर 19.1%, गौतम बुद्ध नगर में 7.65% और फरीदाबाद में यह 5.5% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि आवाजाही पर प्रतिबंध पूरी तरह से समाप्त करने के बाद संक्रमण के मामलों में फिर से तेजी आई है। ओमिक्रॉन SARS-CoV-2 के अन्य स्वरूप लोगों में श्वास नली के ऊपरी हिस्से को संक्रमित कर रहे हैं और 1 अप्रैल को देश में आए नए संक्रमण के कुल मामलों में दिल्ली एनसीआर की हिस्सेदारी 11.8% थी, जो 16 अप्रैल को बढ़कर 52.5% हो गई। इसे देखते हुए हालात कभी भी नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के साथ महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को भी अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने सभी जांच केंद्रों को फिर से खोल दिया है और निःशुल्क जांच शुरू कर दी है।
आज जब पुलिस की टीम गोली चलाने वाले शख्स सोनू चिकना की पत्नी से पूछताछ और हिरासत में जहांगीरपुरी पहुंची तो कुछ घरों से टीम पर फिर से पथराव कर दिया गया। इसके बाद से इलाके में एक बार फिर तनाव का माहौल बन गया है। पुलिस सोनू को गिरफ्तार करने के लिए भी पहुंची है। हालांकि आरआरएफ और अतिरिक्त तैनाती के बाद अब हालात जो है वो नियंत्रण में है। जब इस बारे में एडिशनल डीसीपी मैन बंसल से ताजा पत्थरबाजी के बारे में पूछा गया तो वह बोले कि मुझे हालात का जायजा लेने दीजिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार को पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले की जांच करने के लिए एफएसएल की टीम सोमवार सुबह घटनास्थल पर पहुंची है। टीम यहां से फॉरेंसिक सबूत जुटाएगी। फॉरेंसिक टीम मस्जिद व उसके आसपास की गलियों में जाकर जांच कर रही है और जिन छतों से पथराव किए गए उनकी भी जांच हो रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर शनिवार को पथराव के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अंसार समेत 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके अलावा 2 नाबालिग भी पकड़े गए। करीब 21 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने रविवार को 14 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से 12 को जेल भेज दिया गया, जबकि अंसार और गोली चलाने का आरोपी असलम 1 दिन की पुलिस हिरासत में है। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में लगातार हमले कर रहे रूसी सैनिकों की मदद के लिए कुछ सीरियाई लड़ाके भी इस युद्ध में शामिल होने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2017 में सीरिया की अपनी यात्रा के दौरान सीरियाई सेना के एक जनरल की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भविष्य में भी सीरिया और रूसी सेना के सहयोग से बड़े उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। सीरियाई सेना के इस जनरल ने देश में लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में विद्रोहियों को हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुतिन का वह वक्तव्य अब सही साबित होता दिख रहा है और ब्रिगेडियर जनरल सुहेल अल हसन की टुकड़ी के सैकड़ों सीरियाई लड़ाके रूसी सैनिकों की ओर से यूक्रेन में कथित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हैं। सीरियाई के रेगिस्तान में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ वर्षों तक लड़ाई लड़ने वाले सीरियाई सैनिकों, पूर्व विद्रोहियों और अनुभवी लड़कों को यूक्रेन में रूसी सेना की मदद के लिए भेजा जा सकता है। रूस के अधिकारियों ने युद्ध की शुरुआत में दावा किया था कि पश्चिमी एशिया से 16,000 से अधिक लड़ाकों ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताते हुए प्रशिक्षण के लिए आवेदन किया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि रूस पूर्वी यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हमले के साथ युद्ध के अगले चरण की तैयारी कर रहा है। उनका मानना है कि आगामी कुछ हफ्तों में सीरियाई लड़ाकों को तैनात किया जा सकता है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हो सकते हैं शामिल। आजम खां के लिए अच्छी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन टेकओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, दिल्ली से जुड़े राज्यों में बढ़े सर्दी जुकाम के मामले, आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। जहांगीरपुरी में फिर बड़ा तनाव, महिला को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम पर पथराव, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध के अगले चरण में रूस की तरफ से शामिल होने को तैयार हैं सीरियाई लड़ाके। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देशवासियों के नाम एक पत्र लिखकर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार में साधुओं की हत्याओं और राजीव सरकार में सिखों के नरसंहार की याद दिलाते हुए कहा कि यह देश अब केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स करने वालों की राजनीति को नकार रहा है। 5 राज्यों के चुनाव में देश के अलग अलग कोनों में भाजपा को मिली सफलता इस बात का प्रमाण है। अब केवल जनता के हितों की राजनीति ही स्वीकार होगी। नड्डा का यह पत्र सोनिया गांधी के उस पत्र का भी जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि सत्तारूढ़ दल विभाजनकारी सोच को ही राजनीति का स्थायी आयाम बना देना चाहता है। विश्व बैंक की रविवार को जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 8 साल के शासनकाल में भारत में गरीबी में 12% की भारी कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2011 में देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी दर 26.3% थी,
जो 2019 में घटकर केवल 11.6% रह गई, जबकि शहरी मामलों में गिरावट 14.2% से कम होकर 6.3% पर आ गई। और इसी रिपोर्ट के आधार पर जेपी नड्डा ने दावा किया है कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए सरकार की नीतियों को जनता पसंद कर रही है, जबकि उन लोगों की राजनीति को देश ने नकार दिया है जो अब तक केवल जाति धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति करते रहे हैं। और इशारों में कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हाल ही में कई राज्यों में करारी हार के बाद भी कुछ राजनीतिक दल अपनी गलती को समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार 19 अप्रैल को फिर से तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत कर रही है और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने तीर्थ दर्शन यात्रा बंद कराई। कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने योजना बंद नहीं कराई। शिवराज सरकार ने भी ज्यादा ट्रेनें 15 महीनों में अलग अलग धर्मस्थल पर पहुंची थी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मीडिया समन्वय नरेंद्र सलूजा ने कहा कि झूठ बोलने में माहिर भाजपा और उसके नेता अब मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर झूठ परोस रहे हैं। विश्वास सारंग व भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में तीर्थ दर्शन योजना बंद करा दी गई थी, जबकि सच्चाई ये है कि कमलनाथ सरकार के मात्र 15 महीने के कार्यकाल में शिवराज सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल से ज्यादा ट्रेनें विभिन्न धार्मिक स्थलों के लिए रवाना की गई, चाहे तिरुपति बालाजी हो, वैष्णो देवी हो, काशी या बोध गया हो, रामेश्वरम हो या सिख समाज के धार्मिक स्थल अमृतसर, पटना साहिब, आनंदपुर साहिब या अजमेर शरीफ हो। सभी धार्मिक स्थलों के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनें प्रदेश के विभिन्न शहरों से रवाना की गई। उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय तीर्थ दर्शन योजना की ट्रेनों को रवाना करने के फोटो प्रमाण के तौर पर भी पेश किए। भाजपा ने आरोप लगाया है कि देश के सामाजिक माहौल को बिगाड़कर विकास को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। पार्टी ने संवेदनशील मुद्दे पर विपक्षी दलों पर रचनात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने करौली हिंसा के मुख्य आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस के सेलेक्टिव राजनीति का ही परिणाम है। जनता उसे बार बार नकार रही है, लेकिन कांग्रेस अपनी नाकामियों से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को देशवासियों के नाम में एक पत्र लिखकर यह स्पष्ट किया है कि जब 2047 में भारत अपनी आजादी की 9वीं सालगिरह मना रहा होगा, तब तक वह विश्व गुरु की बड़ी शक्ति बनकर उभर चुका होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में भारत न केवल स्वयं मजबूत हुआ है, बल्कि कोरोना के गंभीर हालात में भी उसने अपने पास पड़ोस के देशों की मदद की है। यह अद्भुत है। उन्होंने कहा कि जिस समय देश में मजबूत होकर दुनिया में एक शक्ति के रूप में यह बनकर उभर रहा है, उसी समय विपक्ष नकारात्मक भूमिका निभाकर देश के विकास को बाधित करने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि नकारात्मक राजनीति अब देश की जनता को स्वीकार नहीं है। जो भी राजनीति दल इस तरह की राजनीति करेंगे वे समाप्त हो जाएंगे। आईएनएस विक्रांत हेराफेरी मामले में भाजपा नेता जो है किरीट सोमैया सोमवार को यानी कि आज मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के समक्ष पेश हुए। जानकारी के मुताबिक सोमैया सुबह 11 बजे दक्षिण मुंबई में पुलिस आयुक्त के कार्यालय पहुंचे। दरअसल संबंधित मामले में आर्थिक अपराध शाखा की ओर से सोमैया व उनके बेटे को सम्मन जारी कर तलब किया गया था। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईएनएस विक्रांत से जुड़े धोखाधड़ी मामले में भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की थी। इस दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था कि यदि सोमैया को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा भी किया जाएगा। कोर्ट उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर 28 अप्रैल को सुनवाई करेगी। भाजपा नेता सोमैया व उनके पुत्र नील सोमैया खिलाफ 6 अप्रैल को ट्राम्बे पुलिस थाने में एक पूर्व सैन्यकर्मी की शिकायत पर धोखाधड़ी का केस दर्ज उन्होंने किया था और सैन्यकर्मी ने दावा किया कि किरीट सोमैया ने वर्ष 2013 नौसेना की युद्धपोत आईएनएस विक्रांत के संरक्षण के लिए 57 करोड़ रुपए चंदा जुटाया था। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री तथा मलोट की विधायक डॉक्टर बलजीत कौर के निवास के आगे धरना लगाने वाले 3 आप नेताओं को पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरे पर कांग्रेस छोड़ आप में शामिल होने वाले नए नेताओं को डॉक्टर बलजीत कौर द्वारा
ज्यादा तरजीह देने और पुराने कार्यकर्ताओं को कम सम्मान देने का आरोप लगाते हुए रविवार बाद दोपहर को आप नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के निवास के आगे धरना लगाया था। धरना पूरी रात जारी रहा। सोमवार को भी करीब 1.5 दर्जन कार्यकर्ता धरने पर डटे रहे। इस पर एक्शन लेते हुए पार्टी ने ब्लॉक अध्यक्ष राजीव उत्पल, यूथ विंग के सचिव साहिल मोगा व गुरमेल सिंह को निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह बनाम ने कहा है कि इन लोगों ने पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है, जिस कारण इन पर यह कार्रवाई हो रही है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हो सकते हैं शामिल। आजम खां के लिए अच्छी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन टेकओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, दिल्ली से जुड़े राज्यों में बढ़े सर्दी जुकाम के मामले, आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। जहांगीरपुरी में फिर बड़ा तनाव, महिला को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम पर पथराव, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध के अगले चरण में रूस की तरफ से शामिल होने को तैयार हैं सीरियाई लड़ाके। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। वहीं रघुवर दास दूसरे नंबर पर है। प्रदेश के कोई दूसरे नेता इन्हें दूर दूर तक टक्कर नहीं दे पा रहे। ट्विटर पर 17 अप्रैल 2022 तक के रिकॉर्ड के अनुसार मुख्यमंत्री के सबसे अधिक 8.95 लाख फॉलोवर्स हैं। स्वास्थ्य मंत्री सह आपदा प्रबंध मंत्री बन्ना गुप्ता के 1,43,000 फॉलोवर हैं और वे प्रदेश में दूसरे स्थान पर हैं। तीसरे स्थान पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के 1,12,000 फॉलोवर हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कुछ राज्यों में कोविड के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनसीआर के जिलों और लखनऊ में मास्क पहनना जरूरी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनसीआर के जनपदों गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत तथा लखनऊ जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाया जाना अनिवार्य किया जाए और इन जनपदों में टीकाकरण से छूटे लोगों को चिन्हित कर वैक्सीनेट किया जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए। लक्षण युक्त लोगों को जो है उनकी टेस्टिंग कराई जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ प्रदेश के जिलों में कोरोना की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। विगत 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 65, गाजियाबाद में 20 और लखनऊ में 10 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। इन क्षेत्रों में स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि एनसीआर में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। मरीजों के सैंपल की जीनोम स्कैनिंग के दौरान कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है तथा लोगों को सतर्क रहने की अब आवश्यकता है। लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते में सरेंडर करने के लिए कहा है। अदालत के इस फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जो है बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल ठीक है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अब हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रहती है कि वह पीड़ित पक्ष की बात सुने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित पक्ष को सुना जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से उम्मीद रहती है कि वह पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी हो। हम 24-25 अप्रैल को लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। वहां हम वकीलों और पीड़ित पक्ष के परिवार से भी बात करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि पीड़ित पक्ष के परिवार से मुलाकात के बाद हम आगे की रूपरेखा बनाएंगे। हम सरकार से भी बात करेंगे। राकेश टिकैत गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर भी अड़े हैं। उन्होंने कहा कि अजय मिश्रा के दबाव में ही सारी चीजें होती हैं। राज्य सरकार भी दबाव में रहती है क्योंकि वो केंद्र में है। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जरूर न्याय मिलेगा।
श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट बरकरार है, वहीं विरोध प्रदर्शनों का दौर भी जारी है। इस बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने नए मंत्रिमंडल का गठन किया है। इस मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों को जगह मिली है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नए मंत्रिमंडल का गठन करते हुए 17 मंत्रियों को नियुक्त किया गया है। 17 नए कैबिनेट मंत्रियों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के समक्ष शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में उनके भाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे परिवार की ओर से एकमात्र सदस्य हैं। देश में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण पूरे श्रीलंकाई मंत्रिमंडल ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इस्तीफा दे दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। पीएम नरेंद्र मोदी का आज से गुजरात दौरा, कई कार्यक्रमों में हो सकते हैं शामिल। आजम खां के लिए अच्छी खबर, जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन टेकओवर के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक। फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना, दिल्ली से जुड़े राज्यों में बढ़े सर्दी जुकाम के मामले, आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। जहांगीरपुरी में फिर बड़ा तनाव, महिला को हिरासत में लेने गई पुलिस टीम पर पथराव, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध के अगले चरण में रूस की तरफ से शामिल होने को तैयार हैं सीरियाई लड़ाके।